वेलकम टू DRS कैरियर क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग जो है पिछले टॉपिक में जो है पढ़ चुके हैं, प्रकाश पहले पढ़े हुए थे। उसके बाद प्रकाश के गुण पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग ने अध्ययन किया। और उसके बाद अब हम लोग आगे का जो टॉपिक है वह अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। यह जो है एक प्रकार के प्रकाश के द्वारा घटित एक घटना है, जिसमें क्या होता है कि किसी एक जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह से टकराती है और सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब इस प्रकार की जो घटना घटित होता है प्रकाश का, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें क्या है कि एक प्रकाश जो है किसी माध्यम, जैसे यहाँ पर वायु है, तो वायु एक माध्यम है जिसमें प्रकाश गमन करता है। तो वायु से होते हुए प्रकाश आता है और किसी जो है चिकने या पॉलिश किए गए सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, अर्थात मतलब वायु में ही वापस जब लौट जाता है, तब इस प्रकार की जो घटना घटित होता है इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसका परिभाषा अगर आपको लिखना होगा तो उसमें कैसे लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह या पॉलिश की गई सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब इस प्रकार प्रकाश की जो घटना घटित होता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना का नाम है। अब इसमें क्या है, जो प्रकाश यहाँ पर सतह पर जो सतह की ओर आ रहा है, इसका नाम होता है आपतित किरण। इसका नाम है आपतित किरण। और ये जो प्रकाश यहाँ पर आता है सतह पर, यहाँ टकराता है, जिस बिंदु पर टकराता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, इसका नाम होता है। जिस जगह प्रकाश की किरणें सतह पर आकर जिस बिंदु पर टकराती हैं उसका नाम होता है आपतन बिंदु। और इसी बिंदु से फिर से यहाँ टकराने के बाद ये लाइट जो है फिर से रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ इसलिए इस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसका नाम होता है। और ये जो यहाँ जो आपतन बिंदु है और ये जो सतह है वस्तु का, ये है आपका चिकनी सतह, या फिर इसे हम लोग पॉलिश की गई सतह भी कह सकते हैं। तो ये जो सतह है और ये जो यहाँ पर आपतन बिंदु है, इस सतह के लंबवत 90 अंश पर एक अगर लाइन ड्रा किया जाए, एक खींचा जाए, तो इसे कहते हैं अभिलंब। और यह जो है हमेशा जो सतह होता है वस्तु का उसके हमेशा लंबवत होता है, अर्थात 90 अंश का कोण बनाते हुए। और ये अभिलंब होता है, इसे अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। और इसे आपतित किरण है, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसका नाम होता है। तो यहाँ पर जो प्रकाश किरणें जो आ रही हैं सतह की ओर, उनका नाम आपतित किरण है। और जो जिस बिंदु पर सतह पर टकराती हैं उसका नाम आपतन बिंदु होता है। और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस जब परावर्तित होती है किरण, तो उसका नाम परावर्तित किरण है। इसका नाम इसलिए है क्योंकि यह परावर्तन के पश्चात जो किरण है उसी का नाम परावर्तित किरण होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो इस एंगल जो कोण यहाँ बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, इसको कहते हैं आपतन कोण। कोण आई बराबर इसे कहते हैं आपतन कोण। इसका नाम होता है आपतन कोण। इंसिडेंट एंगल कहते हैं और इसे आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंसिडेंट में आई
ये आई से स्टार्ट है, इसीलिए इसको आई सिंबल यहाँ लिया गया है। और ये जो अभिलंब है और जो परावर्तित किरण है, इनके बीच में जो कोण बनता है इसका नाम होता है परावर्तन कोण। इसे आर से दिखाते हैं। जो एंगल है, कोण है आर, इसका नाम होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ रिफ्लेक्टेड एंगल है तो इसका मीनिंग आर से शुरुआत होता है, तो इसीलिए यहाँ पर आर सिंबल लिया गया है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो प्रमुख नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो प्रमुख नियम हैं, दो नियम हैं। तो इसमें अगर हम पहला नियम देखें, जो प्रथम नियम है, प्रकाश के परावर्तन का जो प्रथम नियम है, ये क्या कहता है कि इसमें प्रथम नियम में यह है कि जो आपतित किरण है कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका परावर्तन का पहला नियम है। इसमें क्या है, फिर से देखिए, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपतित किरण भी यहीं पर आया है, परावर्तित किरण भी यहीं से होकर गया है और यहीं से आपका अभिलंब भी यहीं से गया है। तो ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। तो ये है आपका प्रथम नियम। प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम यही है कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रथम नियम है। और आपका दूसरा जो द्वितीय नियम है, ये पहला नियम है, और दूसरा जो नियम है इसमें ये कहा गया है कि जो यहाँ पर आपतित किरण अभिलंब के बीच में एक कोण आई है, जिसका नाम क्या है, आपतन कोण। और जो यहाँ पर अभिलंब और जो परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है, इसका नाम है परावर्तन कोण। तो दूसरे नियम में यही है कि जो आपतन कोण होता है ये सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। इसका मतलब है कि जितना कोण यहाँ पर बनता है उतना ही कोण यहाँ पर भी बनता है। अगर यहाँ 30 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी 30 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 50 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ भी 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये दूसरा नियम जो प्रकाश के परावर्तन का है, इसमें बताया गया है कि जो भी आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन पर ये जो आप लोग पढ़े हैं अभी नियम, इसमें प्रथम नियम था कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम था। और दूसरा नियम ये था कि जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस पर आधारित कुछ यहाँ पर प्रश्न हैं जो कि न्यूमेरिकल है, जो कि आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर पहला चित्र जैसे दिया गया है कि यहाँ पर कोण दिखाया है 40 अंश का कोण बन रहा है और ये यक्स का मान यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब यक्स का मान पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना अंश का कोण बनेगा। तो हम लोग ये जो है कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, ये हम लोग जो भी प्रकाश के परावर्तन का जो द्वितीय नियम पढ़े हैं, जिसमें यह था कि जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यही जो है इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये जो किरण, जो तीर का नोक है, इसका मतलब होता है कि ये प्रकाश किरण इधर आ रहा है। तो जो प्रकाश किरणें सतह की ओर आती हैं वो आपतित किरण होती हैं, और जो सतह से दूर जाती हैं वो परावर्तित किरण होती हैं, और जो बीच में लाइन होता है जो सतह के लंबवत होता है वो अभिलंब होता है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है यहाँ पर होता है, इसे कहते हैं आपतन कोण। तो यहाँ पर इस प्रश्न में जो आपतन कोण है ये दिया गया है, आपतन कोण दिया गया है, और ये आपतन कोण को किससे दिखाते हैं, एंगल आई से। और ये मान दिया है, इसका कितना दिया है, 40 अंश का मान दिया है। और पूछा है अभिलंब और यहाँ पर क्या है, परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है यही तो परावर्तन कोण होता है, जो कि यक्स है, इसी का मान पूछा है। तो परावर्तन कोण पूछा है, परावर्तन कोण जो एंगल आर होता है, इसी को यक्स दिया है।
यही मान पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर द्वितीय नियम में पढ़े थे कि जो आपका आपतन कोण का मान होगा वही परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपतन कोण है 40 अंश, तो परावर्तन कोण भी 40 अंश हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका 40 अंश हो जाएगा। और एक प्रश्न यहाँ पर है दूसरा, जो कि इसमें यहाँ पर चित्र दिया गया है और चित्र में आपसे सीधा पूछा है कि परावर्तन कोण कितना होगा। तो चाहे आपतन कोण भी पूछ सकता है, परावर्तन कोण भी पूछ सकता है, और जो भी आपतन कोण का मान आएगा वही तो परावर्तन कोण का मान होगा, क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस प्रश्न में आपको ये देखना होगा कि यह सतह और ये आपतित किरण के बीच में 60 अंश का कोण है। तो यहाँ पर इसको कभी ये गलती से मत सोचिएगा कि ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण नहीं है। इस सतह से यहाँ पर आपतित किरण के बीच में कोण है, न कि यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच में है। तो ये आपका न तो ये जो है 60 अंश का कोण न तो आपतन कोण है और न तो परावर्तन कोण है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करते हैं कि बीच में इस सतह के लंबवत एक लाइन ड्रा करते हैं, खींच लेते हैं, जो कि अभिलंब जिसे कहते हैं। तो यहाँ अभिलंब बन गया। अब ये हम लोग जानते हैं कि जो अभिलंब होता है वो सतह से 90 अंश का कोण बनाता है, सतह से 90 अंश का कोण बनाता है, इसीलिए तो इसका नाम अभिलंब है, अभिलंब है। तो लंब का मतलब है लंबवत, यहाँ पर 90 अंश पर रहता है, तो ये पूरा 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ तक हो गया 60, अब पूरा होना चाहिए 90, तो यहाँ पर 60 है तो बचा कितना 30 अंश का कोण, और यही जो 30 अंश का कोण है ये आपका आपतन कोण हो गया। और जो आपतन कोण का मान होता है वही बराबर होता है परावर्तन कोण के, तो यहाँ R बराबर यहाँ पर 30 अंश का कोण हो गया। तो यहाँ परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा 30 अंश का कोण। तो ये आपका प्रश्न का आंसर हुआ। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है यह 2 प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन होता है और दूसरा होता है अनियमित या उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसे इरेगुलर या तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये जो है जो नियमित परावर्तन होता है इसमें क्या है कि जब समांतर किरणें, जो ये समांतर किरणें आ रही हैं एक दूसरे के समांतर हैं, तो जब समांतर किरणें किसी समतल चिकनी सतह से, ये जो किरणें जो समांतर आ रही हैं किसी समतल यहाँ पर सपाट या समतल, इसे प्लेन कहते हैं, इंग्लिश में प्लेन सरफेस कहते हैं। तो ये जो समांतर किरणें हैं ये जो है समतल चिकनी सतह से जब परावर्तित होने पर एक दूसरे के समांतर रहती हैं, जैसे यहाँ पर जो समांतर किरणें हैं चिकनी समतल पृष्ठ से परावर्तन होती हैं, परावर्तन होने के पश्चात एक दूसरे के समांतर रहती हैं, तब इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें आवश्यक है कि जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह का मतलब है कि ऐसा सतह जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला सरफेस है, नीचे तो पेंट किए रहते हैं जो कि प्रकाश नीचे ना आने पाए, आर पार ना होने पाए, और ऊपर वाला चिकना पृष्ठ होता है वही होता है परावर्तक सतह। और यहाँ पर परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, सपाट या प्लेन कहते हैं पूरी तरह से, और समतल होना चाहिए, जैसे कि यह पृष्ठ है ये सपाट है, समतल है। तो यहाँ पर इस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है तो यह एक दूसरे के समांतर जब होता है तो नियमित परावर्तन कहते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि जो परावर्तक सतह सपाट और समतल होना चाहिए। और दूसरा जो है ये अनियमित परावर्तन है, इसमें क्या है या विसरित परावर्तन है, ये ऐसा प्रकाश का परावर्तन होता है जिसमें समांतर प्रकाश की जो किरणें हैं वो समतल पृष्ठ से परावर्तित होने पर एक दूसरे के समांतर नहीं होती है, बल्कि क्या होती हैं, फैल जाती हैं। जैसे ये समांतर किरणें आ रही हैं और इस पर जब ये आपतित होती हैं परावर्तक सतह पर, तो टकराने के बाद परावर्तन जब होता है तो ये इसकी तरह समांतर नहीं होती है, बल्कि वह फैल जाती है, अनियमित दिशा में वो फैल जाती है।
तो यहाँ पर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो परावर्तक सतह है वह कैसा होता है, खुरदरा। तो खुरदरा सतह जब रहता है तब जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसको अनियमित परावर्तन कहते हैं या विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित का मतलब ही है फैलना। इसमें क्या होता है, समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात फैल जाती हैं, और इसमें क्या होती हैं कि प्रकाश किरणें परावर्तन होने के पश्चात एक दूसरे के समांतर रहती हैं। और पहले जो आपतित किरण है वो भी समांतर है, परावर्तित किरण भी समांतर है, और इसमें जो आपतित किरण है समांतर है, लेकिन परावर्तित किरण समांतर नहीं होता है। ये खुरदरे पृष्ठ पर होता है और वो चिकने पृष्ठ पर होता है, सपाट होना चाहिए। और इसमें यह है, जो आईना होता है घर में, जो आईना हम लोग चेहरा देखते हैं, मिरर होता है, वह आपका कैसा परावर्तन का उदाहरण है, नियमित परावर्तन का उदाहरण है। क्योंकि उसके सामने हम लोग खड़े होते हैं तो प्रकाश किरणें जाती हैं हमारे शरीर से, यहाँ चेहरे से, और उसमें परावर्तन होता है और फिर हमें वो चित्र दिखता है। ये जो है आपका आईना जो है, मिरर, ये आपका नियमित परावर्तन का उदाहरण है। और जबकि अनियमित परावर्तन है, जैसे यह यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें हम यहाँ पर खड़े हैं तो लाइट जल रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, हमारे शरीर पर गिर रहा है, इसके बाद परावर्तन हो रहा है, इस पर जा रहा है। अब इस पर तो पूरी तरह से हमारा चित्र यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण है कि इसका जो सतह है खुरदरा थोड़ा है, और खुरदरे जैसे ये पृष्ठ है थोड़ा थोड़ा खुरदरा, तो यहाँ खुरदरा होने के कारण प्रकाश तो गिरता है लेकिन वह चारों दिशा में फैल जाता है। इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब है पूरी तरह से इस पर नहीं दिखाई देता है, जबकि कांच में दिखाई देता है, क्योंकि उसमें कैसा परावर्तन होता है, नियमित। और इसमें किसी वस्तु पर जो परावर्तन होता है उस पर होता है अनियमित परावर्तन। और इसी से बचने के लिए क्या करते हैं कि जो अखबार होता है, अखबार न्यूज़पेपर होता है, अखबार का जो पेज होता है उसको आप ध्यान देंगे तो वहाँ अखबार का जो पेज होता है खुरदरा बनाया जाता है। खुरदरा बनाया जाता है इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें क्या हो, अनियमित परावर्तन हो। अनियमित परावर्तन जब होगा तो हमारी आंखें उसे जो है प्रकाश किरणें जो उस पर पड़ेंगी चारों दिशा में फैल जाएंगी, तो उसका जो प्रभाव है हमारी आंखों पर ज़्यादा नहीं पड़ता है, जिसके कारण हमें पढ़ने में आसानी होता है। अगर वही अखबार चिकने सतह पर, चिकने जो है कागज़ के पृष्ठ बनाया जाए तो हमें पढ़ने में असुविधा होगा। उसमें एक लाइन पढ़ेंगे तो दूसरा छूट जाता है, इस प्रकार से उसमें प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमें जो है जो अखबार जो भी बनता है तो हमेशा जो है खुरदरे पृष्ठ पर ही बनाया जाता है। दर्पण, तो यहाँ पर दर्पण क्या है, मिरर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। ये क्या है, दर्पण ऐसी वस्तु जिसका एक पृष्ठ पॉलिश या कलई या पेंट किया गया हो और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, तब ऐसे वस्तु को हम लोग दर्पण कहते हैं। क्योंकि ये दर्पण एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें एक सतह आपका रहता है पॉलिश किया गया या कलई किया गया या पेंट किया गया, एक सतह रहता है। और दूसरा जो सतह होता है, जैसे ये सतह है, एक सतह उसका पेंट किया गया होगा नीचे वाला हिस्सा, या तो कलई किया गया होगा या पॉलिश किया गया होगा, और जो उसका दूसरा पृष्ठ है वह उससे क्या होना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। मतलब ये जो ऊपर वाला सतह है, यहाँ पर लाइट अगर गिरेगा, यहाँ पर आपतित किरण होगा तो इससे परावर्तन होना चाहिए, तभी ऐसी वस्तु जो भी होगी उसको हम लोग कहेंगे कि यह दर्पण है, नहीं तो उसे दर्पण नहीं कहा जाएगा। इसमें क्या है, दो चीज़ें होना आवश्यक है, एक ऐसा सतह जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो, परावर्तक सतह होना चाहिए, और दूसरा उसका पृष्ठ होना चाहिए जो कि कलई किया गया हो या तो पॉलिश किया गया हो या पेंट किया गया हो। तो ऐसी वस्तु जो भी होंगी उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। अब ये क्या है, कुछ पॉइंट है जिसको दर्पण के बारे में जानकारी है, जैसे कि विश्व में सर्वप्रथम दर्पण का प्रयोग का जो साक्ष्य है, जो पहली बार जो है विश्व में सबसे पहले दर्पण का जो साक्ष्य का मिला था वो अनातोलिया मिला था, जो कि आधुनिक, अगर देखा जाएगा आधुनिक यूरोप महाद्वीप में एक देश है तुर्की। वही तुर्की में जो है पहली बार विश्व में जो है पहली बार क्या मिला था, दर्पण का प्रयोग का साक्ष्य मिला था वहाँ पर पहली बार। और वहाँ के जो लोग थे वो लगभग 9,000 वर्ष पहले जो है ऑब्सिडियन नामक एक ज्वालामुखी चट्टान था, उसी चट्टान से वो लोग दर्पण का निर्माण किए थे। उस समय लगभग 9,000 साल पहले एक चट्टान था जिसका नाम था ऑब्सिडियन, और उसी ज्वालामुखी चट्टान से एक जो है दर्पण पहली बार बनाया गया था।
उस समय। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि 5000 साल पहले मेसोपोटामिया और यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता, ये तो सब लोग जानते हैं जो कि इतिहास पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इतिहास में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो सभ्यताएं हैं, दजला और फरात नदियाँ के किनारों बसा है यहाँ पर, और ये जो है सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है इस सभ्यता। और वहाँ के जो लोग थे वो ताबा और कासा, ताबा को कापर भी कहते हैं, इसको सीयू से इसको दिखाते हैं, सिंबल है, और कासा को यशयन से दिखाते हैं। तो एक ताबा और कासे से प्रयोग करके दर्पण का निर्माण किया गया था, जो कि उच्च कोटि का नहीं था उस समय। जो दर्पण यहाँ पर बनाया गया था मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता में 5000 साल पहले ताबा और कासा से, वह दर्पण बना तो था लेकिन वह जो है उच्च कोटि का नहीं था। इसका मतलब वो सतह जो उसका परावर्तक सतह था वो इतना चिकना नहीं था जिससे प्रकाश वहाँ पर गिरे और पूरी तरह से परावर्तन हो सके, मतलब पूरी तरह से प्रकाश परावर्तन नहीं हो पाता था, इसलिए यहाँ पर कहा गया उच्च कोटि का नहीं था। तो इसको शीशा कहते हैं। तो यहाँ पर आगे देखेंगे शीशा का जो आविष्कार है ये पहले सर्वप्रथम चीन में हुआ था सन 1000 ईस्वी में। और शीशा से दर्पण का निर्माण, देखिए दर्पण जो होता है इसमें पूरी तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है, और जो शीशा यूज किया जा रहा है इसमें प्रकाश 100% परावर्तन नहीं होता है। इसमें आप समझिए जैसे 80% से लेकर 90% हो रहा है परावर्तन इसमें, और दर्पण जब नाम लेंगे तो वहाँ पर 100% परावर्तन प्रकाश का होता है। तो शीशे के दर्पण का जो निर्माण था ये जर्मनी में सर्वप्रथम पहली बार जो है 18वीं शताब्दी में ये किया गया था। और आरंभ में सबसे पहले जब भी कोई दर्पण या शीशा बनाया गया था तो वहाँ पर जो कलई, जो हम बताते थे कि जो जैसे ये दर्पण है और ये दर्पण है, तो इस दर्पण का जो नीचे वाला सतह है जो कलई या पेंट किया जाता है, यह पहली बार आरंभ में जब शुरुआत में दर्पण बनाया गया था तो आरंभ में जो सतह की जो कलई किया गया था वो पहले इसको पारा से, Hg इसका परमाणु क्रमांक 80 है, पारा इसका नाम है, मरकरी भी कहते हैं, मरकरी, मरकरी भी इसका नाम है। तो पारा से जो है पालिश किया गया था, और जो कि यह मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक प्रतिकूल प्रभाव या बुरा प्रभाव डालता है, तो इसीलिए इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं किया गया। इसको जो है हटाकर फिर उसकी जगह बाद में क्या यूज होने लगा, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और द्राक्ष शर्करा, या फिर उसी वो न हो तो उसकी जगह फॉर्मल्डिहाइड जो कि HCHO इसका सूत्र होता है, इन दोनों के घोल, इन दोनों को घोलते हैं, जब घोल बनाकर उसको जब उसका अवक्षेप प्राप्त करते हैं चांदी का, इसको चांदी कहते हैं, 47 परमाणु क्रमांक है, चांदी इसका नाम है, सिल्वर अंग्रेजी में कहते हैं। तो चांदी का जो अवक्षेप प्राप्त होता है उससे दर्पण के नीचे वाला जो सतह है उसको पालिश किया जाता है और ऊपर वाले हिस्से से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो पहले सर्वप्रथम पारा प्रयोग किया गया था, वो क्यों हटा दिया गया, क्योंकि वह क्या था, वह स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर, इसलिए उसे हटा दिया गया। और उसकी जगह फिर क्या प्रयोग किया गया, सिल्वर नाइट्रेट और द्राक्ष शर्करा या फिर फॉर्मल्डिहाइड के दोनों का घोल। जब दोनों को घोल बनाते हैं तो घोल से बनाने के बाद एक अवक्षेप प्राप्त होता है चांदी का, और उसी चांदी से उसको लेपन किया जाता है, यहाँ पर पेंट कर देते हैं उसे। और इसके बाद यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, शीशे पर सोने का अगर लेप चढ़ा दिया जाए, जैसे यहाँ पर चांदी का पहले पारा था तो पारा को हटा दिया गया, तब चांदी को यूज किया गया, चांदी यूज किया गया, या फिर एक लाल रंग का कभी देखेंगे शीशे के नीचे लगा रहता है तो लेड ऑक्साइड होता है, तो वहाँ पर लाल रंग का रहता है, लेड ऑक्साइड रहता है, और यहाँ पर चांदी का कलई किया गया है, बाद में प्रयोग किया जाने लगा पारा के हटाने के बाद। उसके बाद अगर मान लीजिए कि सोने का अगर लेप इस पर चढ़ा दिया जाए तो ये जो प्रकाश की किरणें यहाँ पर आपतित होती हैं, ये दृश्य किरणें तो परावर्तन होगा ही, दृश्य किरणें परावर्तन होगा ही, उसके साथ ही साथ अवरक्त किरणें भी परावर्तित हो जाती हैं। दृश्य किरण जो हैं, दृश्य किरण में क्या आता है, विबग्योर, विबग्योर,
तो विबग्योर क्या है? ये दृश्य किरणें होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, वो दृश्य किरणें होती हैं। वी से क्या है? वायलेट। आई से क्या है? इंडिगो। बी से ब्लू है। जी से ग्रीन है। वाई से येलो है। ओ से ऑरेंज है और आर से रेड है। तो अंग्रेजी में इसे विबग्योर के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं बैजनीय बैजनीय पिनाला। बैजनी पिनाला, ये हिंदी में कहते हैं। तो वायलेट को यहाँ पर बैगनी कहते हैं, इंडिगो को यहाँ पर जामुनी कहते हैं, और यहाँ ब्लू मतलब नीला, तो नीला रंग जो होता है प्रकाश किरण, यहाँ नीला ब्लू से। और जी से ग्रीन, ग्रीन आपका यहाँ ह से हरा हो जाएगा। और वाई से आपका येलो होगा, येलो से आपका पी से पीला हो जाएगा। और यहाँ पर ऑरेंज है, ऑरेंज से ये नारंगी हो जाएगा। और ये आर से रेड, रेड से यहाँ लाल रंग हो जाएगा। तो ये जो सातों रंग हैं ये दृश्य किरणें होती हैं, और ये दृश्य किरणें परावर्तित होगा ही। इसके साथ ही साथ अवरक्त किरणें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, वो किरणें भी जो है यहाँ पर सोने का लेप चढ़ाने पर परावर्तित हो जाती हैं। दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के प्रकार में, टाइप्स ऑफ मिरर में, यहाँ देखा जाता है कि जो दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा प्रकार होता है जिसे कहते हैं कि जो है समतल दर्पण, और दूसरा जो टाइप है उसका नाम है गोली दर्पण। तो समतल दर्पण नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें समतल दर्पण, इसका मतलब है जो इसका परावर्तक सतह होगा, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा, वह जो है परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? सपाट, का मतलब है प्लेन होना चाहिए। जैसे ये सतह है, प्लेन है, सपाट है। तो यहाँ पर जो हम लोग बनाते हैं समतल दर्पण, एक जो यहाँ डाट डाट ये सब लाइन यहाँ खींचते हैं, इसका मतलब है पॉलिश किया गया है या पेंट किया गया है। और ये जो दूसरा पृष्ठ है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, वही आपका परावर्तक सतह होता है। तो ये जो परावर्तक सतह है देखिए एकदम सपाट है, तो ये सपाट होने के कारण इसका नाम पड़ा है समतल दर्पण। मतलब ये जो है समतल रहता है पृष्ठ या सपाट रहता है, तब इसका नाम समतल दर्पण होता है। और इसमें कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु जो है वस्तु के अंदर उतने ही, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब उतने ही दूरी पर बनता है जितने की दूरी पर ये वस्तु जो है दर्पण से जितना दूरी पर रहता है, उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतने ही दूरी पर बनता है। ये वस्तु अगर v वेग से गतिशील है तो दर्पण के अंदर जो उसका प्रतिबिंब है वो 2v दुगने वेग से चलता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर ये जो वस्तु है, तो वस्तु यहाँ से प्रश्न आता है कि यदि कोई वस्तु दर्पण से, समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर अगर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है और वस्तु जो है, वो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में कितनी दूरी होगी, इसको आप लोग बताएंगे कितना दूरी हो सकता है। तो 2 मीटर अगर ये दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम अभी बताए हैं कि जो दर्पण के अंदर जो उसका प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वह उतने ही दूरी बनता है जितना कि दूरी पर इस दर्पण इस वस्तु से है। ये 2 मीटर की दूरी पर है, तो जो प्रतिबिंब है दर्पण के अंदर 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो अगर यहाँ पर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में कितनी दूरी होगी, तो 2 ये दूरी और 2 ये दूरी, ये दोनों मिलाकर आपका आंसर हो जाएगा कि वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 और 2 4 मीटर की दूरी हो जाएगी। तो इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। और ये भी प्रश्न आता है कि यदि कोई वस्तु जो है किसी समतल दर्पण के सामने 50 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहा है, तो बताइए कि उसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के अंदर वो कितने वेग से चलेगा। तो आपका आंसर होगा 50। यहाँ पर वस्तु का वेग है, तो जो प्रतिबिंब का वेग होगा दोगुना हो जाएगा, तो 50 है तो 100 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें प्रश्न आपका पूछा जाता है। और यहाँ पर गोली दर्पण क्या है, इसका दूसरा प्रकार है दर्पण का। तो गोली दर्पण क्या होता है कि यह समतल दर्पण से थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या है कि जो भी इसका परावर्तक सतह होगा इसकी तरह सपाट नहीं रहता है, ये बल्कि क्या होता है, गोली होता है। गोली का मतलब उभरा हुआ या तो दबा हुआ। और ये कैसे बनाते हैं
किसी कांच के खोखले गोले को, जैसे कांच का खोखला गोला है, अंदर जगह खाली रहता है इसमें खोखले गोले में, इसको काट कर, कांच के खोखले गोले को काट कर, अब जैसे इसको काटेंगे आधे आधे तो इस तरह से मिल जाएगा कांच का जो भाग है कटोरे जैसा। जैसे ये कटोरा है, यहाँ पर आधा कटा हुआ भाग है, ये जो है इस तरह से, ये वाला भाग ये है, तो ये वाला भाग है, ये वाला दोनों जोड़ देते हैं तो एक खोखला गोला बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कांच का जो खोखला गोला है इसको काटते हैं तो इस काटने पर दो भाग मिल गया। अगर इसके अंदर पालिश कर देते हैं, दबे हुए भाग में अगर पालिश कर देते हैं तो उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये प्रकाश आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो ये उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है। तब ये जो है अलग प्रकार का दर्पण होता है, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। और जब प्रकाश की किरणें जो है दबे हुए भाग से परावर्तित होंगी, और ये कब होंगी, जब उभरे हुए भाग को पालिश या पेंट कर दिया जाता है, तब दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तब ये आपका कहलाता है अवतल दर्पण। इसमें क्या है कि जैसे ये आपका एक कटोरा है, जैसे इसमें अगर ये दबा हुआ जो भाग है, अंदर जो दबा हुआ भाग है, इसको अगर पालिश कर देंगे, पेंट कर देंगे, तो प्रकाश का परावर्तन यहाँ से होगा। तो कोई लाइट है, यहाँ लाएंगे तो इससे यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। तो उभरे हुए भाग से जब होता है तो उससे ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ भाग, तो उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। यहाँ पर देखिए उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तब उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। और जब दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तब उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। यहाँ पर देखिए कनकेव, इसका मीनिंग है केव मतलब गुफा, और गुफा होता है अंदर, तो गुफा अंदर होता है, तो यहाँ पर मतलब दबे हुए भाग से परावर्तन होता है। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, केव मतलब गुफा होता है। और इसको जो है उत्तल में यहाँ से ऊ से उभरा हुआ, तो इसमें उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, और इसमें दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। और इसमें क्या है, चित्र कैसे बनाएंगे, आप एक इस तरह से ड्रा करेंगे लाइन तिरछा थोड़ा सा, अंदर अगर पालिश कर रहे हैं तो बाहर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, अगर यहाँ पालिश करेंगे बाहर वाले भाग से परावर्तन होगा, तो ये आपका उत्तल दर्पण होगा। और अगर जो है दबे उभरे हुए भाग को पालिश कर देंगे, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। समतल दर्पण की विशेषताएं, तो इसमें क्या है कि समतल दर्पण की विशेषताओं में हम लोग अध्ययन करेंगे कि समतल दर्पण की कितनी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें पहला विशेषता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी जो होती है वही दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की भी दूरी वही होती है। जैसे ये समतल दर्पण है, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, मान लीजिए 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर दर्पण से कोई व्यक्ति खड़ा है दूर, और इसका प्रतिबिंब, इस व्यक्ति का दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा, और वो भी जो है उतने ही दूरी, जितना दूरी पर ये दर्पण से खड़ा हुआ व्यक्ति है उतना ही दूरी पर उसका अंदर प्रतिबिंब बनेगा, 5 ही मीटर दूरी पर। तो ये जो है पहला विशेषता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है इनके बीच की, वही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी वही होती है। ये पहली विशेषता है। और आपका दूसरा जो विशेषता है, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का आकार होता है। इसका मतलब जितना बड़ा जो है वस्तु का आकार होता है उतना ही बड़ा वस्तु का जो है प्रतिबिंब उसके अंदर बनता है। तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। जैसे मार्कर है, इतना बड़ा सा है, तो ये जो है जितना बड़ा है इस शीशे में देखेंगे दर्पण में तो ये भी उतना ही बड़ा दिखाई देगा। वस्तु का आकार जितना बड़ा होता है प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही बड़ा होता है। ये अगर ये जो व्यक्ति है, अगर ये जो है मान लीजिए 5.5 फुट का है, तो ये अगर 5.5 फुट का है तो ये जो प्रतिबिंब उसका बनेगा, उसका भी प्रतिबिंब जो बन रहा है वो भी 5.5 फुट का ही होगा। और अगला पॉइंट आपका है कि जो वस्तु है, वस्तु का जो प्रतिबिंब, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा बनता है।
तो कोई भी वस्तु है दर्पण के अंदर उसका जो प्रतिबिंब बना है वह हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। जैसे मार्कर आप देखेंगे अगर कांच में समतल दर्पण में, तो ये जो है इतना ही बड़ा दिखेगा, उसके अंदर आभासी रहेगा क्योंकि वह वास्तविक रूप से नहीं है, केवल आभास हो रहा है। आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं उन्हें हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये सीधा रहेगा, इसका मतलब ये ऐसे रहता है, उल्टा रहता है, और ऐसे सीधा है, तो ये जो है सीधा ही प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर अगला जो पॉइंट है आपका, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है। और कैसा बनता है? वस्तु के आकार के बराबर बनता है। और पहला पॉइंट क्या था? दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है दर्पण से उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। अगला जो पॉइंट है आपका, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है, क्योंकि ये यहाँ पर जो इसका परावर्तक पृष्ठ है सपाट होता है, समतल है, तो ये जो समतल अगर दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। और अगला पॉइंट है आपका, इसमें जैसे अगर समतल दर्पण है, अगर कोई वस्तु है और भी वेग से दर्पण की तरफ आ रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी वेग से दर्पण की ओर आता है, लेकिन हमें ऐसा आभास होता है या ऐसा प्रतीत होता है, केवल आभास होता है, वास्तव में वह दुगुना वेग से नहीं आता है, वास्तव में वह भी वेग से ही आता है, लेकिन हमें ऐसा आभास होता है कि जैसे वह दुगने रफ्तार से दर्पण की ओर आ रहा है। तो ये होता है कि वस्तु का जो वेग होता है वो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का जो वेग होता है उससे वो जो है दुगुना दिखाई देता है प्रतिबिंब का वेग। और अगला पॉइंट है, किसी वस्तु का जो पूरा, अगर हाँ यहाँ पर अगर कोई भी वस्तु है उसका पूरा प्रतिबिंब आपको अगर देखना है तो जो दर्पण आप लेंगे वह उसका जो आकार होगा वो कम से कम जो है वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। वस्तु जितना भी बड़ा होगा उसका आधा, कम से कम आधा या उससे बड़ा जो है उसका दर्पण का आकार होना चाहिए। ये हमेशा अगर पूरा प्रतिबिंब किसी वस्तु का देखना है तो हमेशा दर्पण का आकार कैसा होना चाहिए? वस्तु के आकार का कम से कम आधा होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाता है तो जो परावर्तित किरण है वो अगर थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपतित किरण में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर आपतित किरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है तब अगर कोई जैसे दर्पण है थीटा कोण से घुमाएंगे तो 2 थीटा से घूम जाएगा, लेकिन आपतित कोण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और अगला है आपका, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्व उत्क्रम हो जाता है। इसका मतलब यह है, जैसे ये दर्पण है इसमें हम यहाँ आर ऐसे लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पर आर ऐसे लिखेंगे तो ये दर्पण में हम देखेंगे तो ये जो है इस तरह से दिखेगा, इसका पार्श्व उत्क्रम हो जाता है। इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। लेटरल इन्वर्जन इसका मतलब है कि दायां हाथ बाईं हाथ की तरफ और बायां हाथ दाईं हाथ की तरफ दिखाई देता है, न कि सिर पैर की तरफ या पैर सिर की तरफ। ये उल्टा बनता है, उल्टा नहीं बनता, बल्कि यहाँ पर कैसा होता है, दायां बाईं तरफ और बायां दाईं तरफ बस चेंज होता है, न कि ऊपर नीचे चेंज होता है। यहाँ पर जैसे ये आ रहा है तो इसका जो है केवल इस तरह से रोटेट हो गया है, इसका बायां दाईं तरफ गया और दायां और बाईं तरफ गया, तो ये जो है चेंज हुआ है। जैसे एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस पर लिखा रहता है, देखेंगे आप उल्टा लिखा रहता है, जिससे कि जो आगे गाड़ियां हैं वो अगर अपने शीशे में देखे तो वो जो है सीधा दिखेगा। तो एम्बुलेंस भी इसीलिए जो है इसी लेटरल इन्वर्जन पार्श्व उत्क्रम का ही उदाहरण है, जो कि वहाँ पर एम्बुलेंस में लिखा जाता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट आपका है कि अगर जैसे ये समतल दर्पण है और ये दीवार है और उसके बीच में कोई अगर व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति को इस दर्पण में इस दीवार, जो पीछे का दीवार है, पीछे का जो दीवार है उसको अगर पूरा दीवार देखना है तो ये यहाँ प्रश्न आता है कि उसे बताइए कि जो दर्पण यूज करेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पीछे दीवार है और यहाँ दर्पण है और हम बीच में है, दर्पण और दीवार के बीच में है, और हमें दर्पण में उस दीवार का पूरा अगर देखना है चित्र प्रतिबिंब, तब हमें जो है दर्पण की जो ऊंचाई है वो कम से कम कितना होनी चाहिए?
यहाँ दीवार का जो ऊंचाई है दीवार का, उसका कम से कम 1/3, कम से कम 1/3 होना चाहिए। और अगला पॉइंट है कि यदि दो दर्पण हैं उनके बीच में अगर थीटा कोण है, जैसे मान लो चाहिए कि यहाँ पर दो दर्पण है इस तरह से, एक दर्पण ये हुआ पहला और ये दूसरा दर्पण हुआ, और इनके बीच में जो कोण यहाँ बन रहा है थीटा, तो अगर थीटा कोण बन रहा है तो प्रतिबिंब, तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु रख देंगे तो उसका इसके अंदर भी प्रतिबिंब बनेगा, कुछ इस दर्पण के अंदर भी प्रतिबिंब बनेगा। तो जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वह डिपेंड करेगा कि कैसा कैसा मान आएगा। सूत्र है 360/थीटा। अगर इसको थीटा का मान रखने पर घटाने पर अगर सम आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो उसमें से घटा देंगे, वो आपका प्रतिबिंब की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर 360/थीटा का जो मान भी जो दिया होगा सवाल में, अगर उसे रखने घटाने पर विषम संख्या आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर जो है थीटा का मान यहाँ 360 से घटाने पर जो भी मान आएगा, अगर मान लीजिए दशमलव आ रहा है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 4.2 आ रहा है, 2.3 आ रहा है, तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, जो दशमलव के बाद वाली संख्या है ये, इसे विलुप्त कर देंगे, इसे हटा देंगे, जो बचा हुआ पूर्णांक है वही आपका प्रतिबिंब की संख्या हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर न्यूमेरिकल इसके पूछे जाते हैं। लास्ट में